अरिवत प्राणान शरणाति इति अर्श, मतलब जो शत्रु के समान प्राणों का नाश कर दे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम बात करेंगे अर्श यानी बवासीर यानी पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक इलाज बताऊंगी जिससे आपका बवासीर भी ठीक होगा और आपको ऑपरेशन करवाने की नौबत भी नहीं पड़ेगी। बवासीर के ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बवासीर क्यों होता है और कैसे होता है। 60% इंडियन पॉपुलेशन में पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। एनुअली अराउंड 1 करोड़ केसेस पाइल्स के देखने को हमें मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने दोषों के अनुसार कई तरह के पाइल्स बताए हैं, बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 तरह के पाइल्स की, जो कि आचार्य चरक ने, वाग्भट ने एंड शानंदर ने बताए हैं। शुष्क एंड सांद्र। शुष्क मीन्स ड्राई या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, एंड सांद्र में आ जाते हैं आपके वेट पाइल्स मीन्स ब्लीडिंग पाइल्स। दोस्तों, पाइल्स ऑलवेज हैपन ड्यू टू सम इंटरनल रीजंस, इट डोंट हैव एनी एक्सटर्नल रीजन। इसीलिए आयुर्वेद में पाइल्स का कोई आगंतुक भेद नहीं बताया। दोस्तों, जहाँ हम पाइल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आयुर्वेद में आचार्य ने बहुत पहले जेनेटिक्स के बारे में भी बता दिया गया था। चरक शारीर 3 का ये श्लोक, यस्य यस्य अंगाव तस्य बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंगाव यस्य विकृति रूप यायते। मीन्स यहाँ हम अर्श, जो सहज अर्श हैं, जो पाइल्स बाय बर्थ होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं कि पूरे बीज भाग में विकृति ना होकर, मीन्स बीज के एक पार्ट में डिफेक्ट आता है, एक पर्टिकुलर जीन्स में डिफेक्ट आता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। एनल कैनाल के अंदर जो भी मांस की आउटग्रोथ होती है उसे आचार्य ने पाइल्स या अर्श बोला है। अनैटमिकली अगर हम देखें तो आचार्य सुश्रुत ने हमारे जो एनल कैनाल है, यानी कि गुदा जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसकी लेंथ 4.5 अंगुल बताई है, और ये भी बताया कि इट इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स। अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएं तो आउटर मोस्ट लेयर इज़ संवर्णी, एंड देन मिडल लेयर इज़ विसर्जनी, एंड देन इनर मोस्ट लेयर इज़ प्रवाहिनी। एंड ईच लेयर के बीच में जो गैप है वो भी आचार्य ने काफ़ी डिटेल में बताया है, दैट इज़ अराउंड 1 से 1.5 अंगुल तक। दोस्तों, एनल कैनाल की बात करें तो हमारी बॉडी का ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हैवी ब्लड सप्लाई रहती है। इसमें 3 पोजीशंस पे 3 प्लेक्सेस होते हैं। ये पोजीशंस होती हैं लेफ़्ट लेटरल यानी 3 o'clock, राइट पोस्टीरियर यानी कि 7 o'clock, एंड राइट एंटीरियर यानी कि 11 o'clock। ये जो प्लेक्सेस हैं इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स। ब्लड आर्टरीज के थ्रू आता है एंड वेन्स के थ्रू जाता है। जब किसी भी कारण इन प्लेक्सेस में कोई स्वेलिंग आ जाती है तो मांस की आउटग्रोथ होती है, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। अब जानते हैं कि स्वेलिंग कौन कौन से कारण की वजह से आती है। सबसे पहली बात तो जो वेन्स होती हैं, वेन्स के वॉल्स हैं वो आर्टरीज की वॉल्स से थोड़ी कम मजबूत होती हैं, थोड़ी वीक होती हैं, वेल फॉर्म नहीं होती। तो इसीलिए उसमें अगर किसी कारण से ब्लड फ्लो या ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वेन्स के डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है एंड स्वेलिंग आ जाती है। सेकंड कारण ये है कि वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अगर वेल्व्स में कोई रीज़न की वजह से डिफेक्ट आ जाता है तो ब्लड का बैक फ्लो होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा और स्वेलिंग आ जाएगी। और तीसरा कारण ये है कि ये जो प्लेक्सेस होते हैं इनको टिश्यूज़ सपोर्ट करते हैं। किसी कारण से टिश्यूज़ की वॉल में या टिश्यूज़ वीक हो जाएं या लूज़ हो जाएं तो भी स्वेलिंग आने के पूरे चांस होते हैं। दोस्तों, पाइल्स 3 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स एंड मिक्स्ड पाइल्स, मीन्स प्रोलैप्स्ड पाइल्स। एनल कैनाल में एक लाइन होती है, डेंटेड लाइन या फिर कह सकते हैं पेक्टिनेट लाइन। उस लाइन के ऊपर का जो 2/3 पार्ट होता है वहाँ पे अगर पाइल्स हो जाए तो हम इंटरनल पाइल्स कहेंगे, या नीचे का जो 1/3 पार्ट होता है वहाँ पे अगर पाइल्स हो तो हम उसे एक्सटर्नल पाइल्स में काउंट करेंगे। ऊपर के पार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड गोज़ टू लिवर, एंड नीचे के पार्ट से ब्लड गोज़ टू हार्ट थ्रू इन्फीरियर वेना कावा। अब आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, वो बोले कि पेनलेस ब्लीडिंग है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज है, तो हम उसे इंटरनल पाइल्स में काउंट करेंगे। पेनलेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
जो पैक्टिनेट लाइन के ऊपर का पार्ट है, मतलब जहाँ पे इंटरनल पाइल्स होने के चांस है, वो दैट इज़ नॉट रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। वहाँ पे नर्व सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि जो पैक्टिनेट लाइन के नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, वहाँ नर्व सप्लाई ज़्यादा रहती है। इसीलिए इंटरनल पाइल्स में पेशेंट पेन की इतनी कंप्लेंट नहीं करेगा, बट जो ब्लड होगा वो फ्रेश होगा और म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, इचनेस हो सकती है। एंड इसके साथ ही आप डायग्नोस कर सकते हैं या जज कर सकते हैं कि इसको इंटरनल पाइल्स होने के चांस हैं या हो सकते हैं, एंड साथ में लिवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सटर्नल पाइल्स में पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे इचिंग है, इरिटेशन है। अगर पाइल्स थ्रोम्बोज्ड हो चुके हैं तो उसमें स्वेलिंग भी होएगी एंड इट विल बी वेरी पेनफुल। और जो ब्लड है वो डार्क कलर्ड ब्लड है, तो आप जज कर सकते हैं कि दैट मे बी एक्सटर्नल पाइल्स। मिक्स्ड पाइल्स या प्रोलैप्स्ड पाइल्स मतलब मास जो होता है, अंकुर जो होते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। पाइल्स के 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में पेनलेस ब्लीडिंग होती है एंड स्वेलिंग इज अबव द पैक्टिनेट लाइन। ग्रेड 2 में जो मांस अंकुर होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं ड्यूरिंग डिफिकेशन, ड्यूरिंग स्टूल पास, और वो अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। अगर जो मांस है वो ड्यूरिंग डिफिकेशन बाहर आए और उसे खुद मैनुअली हाथों से अंदर करना पड़े, दैट कम्स अंडर ग्रेड 3। एंड इफ़ मास डजंट गो इनसाइड, दैट इज़ ग्रेड 4। इसके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं थ्रोम्बोसिस एंड इन्फेक्शन। इंटरनल पाइल्स में थ्रोम्बोसिस में पेन रहता है 3 से 4 दिन तक एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, एंड एक्सटर्नल पाइल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाए तो पेन बहुत सिवियर होता है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इसमें पस डिस्चार्ज होगा, ब्लड डिस्चार्ज होगा, पेन होगी। Change in our lifestyle is a main causative factor of piles. Change in our food habits like low fiber diet, refined products, bakery products लेने, एंड हैबिट्स जैसे कि कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत कम एक्सरसाइज करनी, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है कई कारणों से, जैसे कि प्रेगनेंसी, क्रॉनिक कफ, एसाइटिस, ओबेसिटी, ये सब मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं पाइल्स के होने के। दोस्तों, पाइल्स के ट्रीटमेंट में हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा जिसमें ब्लड वेसल्स की वॉल भी स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि स्वेलिंग होने के चांसेस कम हो, और जो स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन है वो भी ठीक हो जाए, गट का म्यूकोजा भी हेल्दी हो जाए, लिवर भी हेल्दी रहे, एंड जैसा कि आचार्य ने बोला है कि अर्श अतिसार ग्रहणी, इसमें अग्नि मंद होती है जिसके कारण प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती, ब्लॉटिंग होती है, बर्पिंग होती है, ये सब प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएं। और इसके साथ ही हमें लेग्जेटिव्स भी देने होंगे पेशेंट को, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आप सब जानते हैं कि एक मेजर फैक्टर है पाइल्स का। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या औषधियाँ दे सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले ड्रग्स टू स्ट्रेंथन द ब्लड वेसल्स, इसमें क्या आएगा? दारू हरिद्रा। आपको दारू हरिद्रा रसांजन वटी में मिल जाएगी। रसांजन वटी मतलब इसमें शुद्ध गंधक होता है जो कि लेक्सेटिव जिसमें प्रॉपर्टी होती है। नाग केसर है विच ट्रीट्स स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हरितकी है जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगी एंड रिड्यूस द पाइल्स मास। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस में आप यूज़ करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बताऊँगी जिसमें ये सारी औषधियाँ आ जाएं। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं भल्लातक एंड सूरन। एक डी पाइली टैबलेट है जिसमें आपको भल्लातक भी मिलेगा, अर्श कुठार रस भी मिलेगा, सूरन भी मिलेगा, एंड यक, क्षार, पंचकोल, जीरक, ये सब मिलेंगे। मतलब एक ही टैबलेट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सूरन का जो रस होता है वो कटु होता है, कषाय होता है, गुण होता है लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, विपाक है इसका कटु, वीर्य है उष्ण, और कर्म इसका है वात, कफ, शामक। जैसा कि हमने बोला कि अर्श में जो 2 दोष इन्वॉल्व होते हैं, वात और कफ, तो इन पे ये काम करता है, एंड इसके प्रभाव में आ जाता है कि ये अर्श घन है, स्पेशली पाइल्स पे इसका ये काम करता है। और इसमें ही आपको पंचकोल मिल जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि हमें दीपन पाचन औषधियाँ भी पेशेंट को देनी होगी उसके अग्निमंद को ठीक करने के लिए। शुद्ध भल्लातक भी इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद स्वेलिंग को ठीक करने के लिए जो मुझे ठीक लगता है प्रोडक्ट वो है त्रिफला गुग्गल।
गूगल इज़ नोन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट। तो गूगल और तिफला जो है वो लेग्जेटिव भी है और वात के कारण जो पेन्स हैं उसको भी ठीक करेगा एंड कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ करेगा। तो त्रिफला गूगल आप दे सकते हैं, 2 गोलियां दिन में 3 बार दे सकते हैं गरम ल्यूकवार्म वाटर के साथ। दोस्तों, हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स में आपके जो बेस्ट औषधियाँ रहेंगी वो है भूमि आम्लकी है, शरपुंखा, भृंगराज, पुनर्नवा, कालमेघ। ये सारी जो औषधियाँ हैं आपको वासुलिव टैबलेट में मिल जाएंगी। नहीं तो आप लिव 52 भी दे सकते हैं। इसके अलावा पेपअप सिरप भी आता है एक वासु का, उसमें भी आप भूमि आम्लकी आपको मिलेगा, भृंगराज है, शरपुंखा, त्रिकटु, अजमोदा। इनसे क्या होगा कि पेशेंट की जो ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। हिपैटोप्रोटेक्टिव भी है प्लस अग्नि मंदे को भी ठीक करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है अभ्यारिष्ट। अभ्यारिष्ट को किंग ऑफ मेडिसिन्स भी बोला जाता है। चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में, भेषज रत्नावली में इट इज़ हाईली रिकमेंडेड इन पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन। त्रिदोष को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आम पर इसका बहुत ही अच्छा कार्य होता है। तो हम अभ्यारिष्ट दे सकते हैं और कनकरिष्ट दे सकते हैं। कनकरिष्ट में आपको धतूरा नहीं मिलेगा, इसमें मेजर कंटेंट होता है आंवला। अगर आपको पेशेंट कह रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप टैबलेट स्टिप्लॉन भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था एपिस्टेक्सिस की, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 4 औषधियाँ होती हैं। अनंत मूल है, प्रवाल है, रेड कोरल एंड लोध्र है, आंवला है। ये पित्त शामक होते हैं एंड ब्लीडिंग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत जल्दी आता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में खुद यूज़ किए हुए हैं। और बकरी का दूध, जैसा कि हम देखते हैं कि बकरी का दूध, इसमें रक्त पित्त प्रशमन होता है, इसमें रक्त संग्राही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पेशेंट को ये पीने के लिए भी दे सकते हैं। चरक संहिता में कुटज आदि रस क्रिया का भी बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। इसकी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस दी गई है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हमने 100 पल जो है कुटज की छाल लेनी है, उसका पाउडर बनाना है और जल में उसको पकाना है। उसमें मोच रस, मंजिष्ठा, प्रियंगू इक्वल क्वांटिटी में डाल के फिर पका के उसको छानना है और बकरी के दूध के साथ पिला देना है। ये रक्त अर्श में, मतलब ब्लीडिंग पाइल्स में और डाइसेंट्री में और कहीं से भी अगर रक्त का ब्लीडिंग मतलब हो रही है तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य ने सिर्सवात की बात की है, यानी कि स्वेदन, बट इन केस ऑफ शुष्क अर्श ओनली, जिसमें नॉन ब्लीडिंग पाइल्स मतलब ब्लड नहीं आता, उसमें आचार्य ने स्वेदन मतलब गर्म पानी में बैठने को कहा है। जैसा कि आज भी अगर हम पाइल्स के पेशेंट को देखते हैं तो हम उसे सिर्सवात, गर्म पानी में बीटाडीन या फिर डिटॉल डाल के बैठने को बोलते हैं, जिससे उसकी पेन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है काफ़ी हद तक। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो उस केस में आचार्य ने अवगाहन को एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकेटेड वे में समझाया है, जिसमें आचार्य ने चंदन, मुलेठी और शीतल गाय दूध डाल के, ये जो चंदन मुलेठी शीतल द्रव्य होते हैं, इसको गाय के दूध में डाल के बैठने के लिए बोला है, जिससे कि रक्त आना, ब्लड आना बंद हो जाएगा। और इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि पाइल्स में अर्श का जो कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन से बचने के लिए आचार्य ने डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस बताया है, जिसको हम कहते हैं धूपन। गाय के घी में अश्वगंधा के पत्ते, पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्र, इन सब का पेस्ट बना लिया आपने, फिर इससे धूपन देना है उस लोकल एरिया में। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन बताया है कि जो गोघृत है, गाय का घी, उसमें आपने धनिया, वायुविडंग, देवदारू, चावल, ये पेस्ट बना के धूपन दे सकते हैं, जिससे वो लोकल एरिया डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे पेशेंट को। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो लोकल एप्लीकेशन के लिए गाय के घी में दूर्वा का जो सरस होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डाल लेने हैं, फिर लोकल अप्लाई कर देना उसको, जिससे पेन, स्वेलिंग और ब्लीडिंग बंद होगी। और दूसरा आचार्य ने बताया है दारू हरिद्रा। पेन, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग के लिए, स्वेलिंग को रोकने के लिए हम दारू हरिद्रा का पेस्ट भी लोकली अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों चरक सूत्र 25 में आचार्य ने गृहिणी के बारे में, पाइल्स के बारे में बताते हुए तक्र अरिष्ट को हाईली रिकमेंड किया है, क्योंकि ये जो दो रोग हैं इसमें अग्नि मंद रहती है और इसमें दोष इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है वात और कफ। तक्र उष्ण होता है, दीपन पाचन होता है, जिससे ये वात कफ का अनुलोमन करता है और दीपन पाचन की वजह से अग्नि मंद की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो तक्र को मतलब एक तक्र होता है कि जो बटर मिल्क है, इसको एक घड़े में चित्रक मूल की जड़ चित्रक मूल की छाल को पेस्ट बना के घड़े के अंदर लेप कर दिया और फिर उसमें आपने तक्र को या दही को जमाना है और उसी में जो जमाया हुआ बटर मिल्क है वो आपने पीना है, जिससे आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ठीक होगी। ये मैंने खुद अपने कई पेशेंट्स पर अप्लाई किया है और इवन आचार्य ने तो कहा है कि तक्र से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है वायु और कफ के रिलेटेड जो भी विकार हैं उनके लिए। तक्र से जो भी अंकुर मांस अंकुर नष्ट होता है, ख़त्म होता है, वो दोबारा से कभी उत्पन्न नहीं होता। और तक्र को आचार्य ने 3 तरह का बताया है। वैसे तो वाग्भट आचार्य ने 5 तरह का बताया है, बट जनरली आचार्य ने 3 तरह का बताया है, जिसमें एक होता है रूक्ष, जिसमें बिल्कुल मक्खन नहीं होता, एंड सेकंड इज जो जिसमें थोड़ा सा मक्खन होता है, और द थर्ड थिंग इज स्निग्ध। स्निग्ध मतलब जिसमें बटर बिल्कुल भी निकाला हुआ नहीं होता। ठीक है। तक्र हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? ये जितने भी चैनल्स होते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में स्त्रोत्स कहते हैं, उनको क्लीन करता है, जिससे एक सम्यक रूप से रस बनता है, मींस प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। और एंड में क्या होता है कि जो पेशेंट का कॉम्प्लेक्शन होता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वीकनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं करता। और अगर आपने तक्र लेना स्टार्ट किया तो वो आप 1 महीने तक या 2 महीने तक कंटिन्यूसली लेंगे एंड टेपर ऑफ स्लोली। आप एकदम से उसको बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा डोज कम करके फिर बंद कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही वीडियो हमारी ख़त्म होती है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं वो सारे अप्लाइड हैं, मींस मैंने अपने खुद के पेशेंट्स पे वो सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करे हैं, जितने भी क्लासिकल योग्स बताए हैं। आप भी अपने पेशेंट्स पर उस योगों को अप्लाई करिए, उनको एडवाइस करिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। और जो लोग ये वीडियो पाइल्स को ठीक करने के लिए, सर्जरी से छुटकारा पाने के लिए देख रहे हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट कर देने चाहिए। दोस्तों ये जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये बहुत ही रिसर्च के बाद ही मैं बना पाती हूँ। चरक, सुश्रुत, वाग्भट संहिता को पढ़ के, षाडंबर, वैशज्य रत्नावली, कई बुक्स को पढ़ने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। और अपना मेरा जितना भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन अराउंड 50,000 पेशेंट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड ट्रीटेड देम, और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अपनी आयुर्वेद पैथी से। तो वो सारा एक्सपीरियंस इसमें मैं डालती हूँ, उसके बाद ही एक वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए। थैंक यू।